आज हम लोग एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर सेकंड वीडियो है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं और कंप्लीट अच्छे तरीके से कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। जो बचे हुए हैं 2, 3, 4, 5 ये प्रैक्टिस सेट भी कवर हो जाएंगे। समय आने जैसे रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे समय मिलते हो वैसे सारे वीडियो को रिकॉर्डिंग करके आपको रोज़ाना एक वीडियो मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के। और एग्ज़ाम जब तक नहीं होते तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। अब भी जो चल रहे हैं एडुटेरिया, आने वाले समय में स्पर्धा पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करेंगे। अब भी जो कवर करने वाले एडुटेरिया को। मैं हूं अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान। फ्री प्लान के तहत अनअकैडमी पर वीकली 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, फ्री 20,000 MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट देख सकते हैं और डेली T20 फ्री लाइव क्विज़ में भाग ले सकते हैं। फ्री में वीकेंड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं बिहार SI BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और बात करें तो यहाँ पर आप 6, 7, 8 फरवरी को 3 दिन के लिए मेगा टेस्ट सीरीज है BPSC प्रीलिम्स एग्जाम बिहार SI के लिए, आप इसमें भाग ले सकते हैं। साथ में आपके पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट प्राइज जीत सकते हैं 1 मंथ की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन। आपको सेकंड प्राइज मिलता है 1200 के अमेजन पे वाउचर और थर्ड प्राइज आपके पास है अमेजन पे। रोजाना आपको BPSC करंट अफेयर्स के मंडे टू सैटरडे रोजाना 7 PM आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्राइजेस जीत सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, आपको गोल BPSC सेलेक्ट करना और सिर्फ ये मेरा रेफरल कोड ET10 प्रयोग करना, यूज करना, जिसके बाद इस फ्री प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आता है प्लस प्लान। प्लस प्लान के तहत डेडिकेटेड बैचेस देख सकते हैं ऑल एग्जाम के लिए, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियर सेशन चलते हैं और इस क्लासेस के PDF और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही यहाँ पर आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी बैचेस के ऊपर। विजय BPSC के तहत प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 9 फरवरी। बिहार के टॉप एडुकेटर के साथ बिहार SI कंप्लीट MCQs कोर्स होंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी से। और साथ में अगर आपने BPSC प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो मेंस एग्जाम की तैयारी करने लक्ष्य BPSC के बैच को इनरोल कर सकते हैं। प्लस प्लान को इनरोल करना भी बहुत आसान है। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद BPSC गोल सेलेक्ट करना और गेट सब्सक्रिप्शन को ऊपर आ जाना। इसके बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी है, इसमें से ED10 ये पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद मंथली प्लान सेलेक्ट करने के बाद आपको ED10 रेफरल कोड यूज करना है। इसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और इसके बाद आप अपने प्लस प्लान को इनरोल कर सकते हैं। आप क्लासेस को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, इनमें से सभी जो ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा का एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न के ऊपर है खनिज और राज्य यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों सूची को मिलान करना। पायराइट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। मैग्नीज उड़ीसा फेमस है। लिग्नाइट तमिलनाडु। टीन जो है छत्तीसगढ़। तो इसका सही ऑप्शन जो होंगे ए। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग की थ्योरी किसने दी थी? तो लेमेथेयर ने, जॉर्ज लेमेथेयर ने दी थी। अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग देखें महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना वन जीव अभयारण्य और राज्य है। मुकाम्बिका ये कर्नाटक में सही है। डालमा झारखंड में जो सही है। नैयार छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये गलत है आपका। इसका आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। पर ये नैयार जो है ये आपका पड़ता है केरल राज्य में। केरल में नैयार पड़ता है। कोटिगांव गोवा में पड़ता है, ये भी सही है। सारे नाम फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगले प्रश्न को पाए हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप आंसर जा सकते हैं कश्मीर हिमालय। पर यहाँ पर देखें तो उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय देखें तो बहुत ज़्यादा सकरा होते जाता है। पूर्वी हिमालय पूरी तरह से सकरा होती जाती है। तो यहाँ पर A और B ऑप्शन तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर C होंगे। अगले प्रश्न के ऊपर आए भागीरथी और अलकनंदा नदियों को संगम को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देव प्रयाग नाम से भागीरथी और अलकनंदा नदियों को संगम को जाना जाता है। यदि बात करें रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को जाना जाता है। कर्णप्रयाग ये जाने जाते हैं पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी को। और नंदप्रयाग जो जाना जाता है ये नंदाकिनी नदी एवं अलकनंदा नदी के संगम को नंद प्रयाग के रूप से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। तो ये VVI प्रश्न है, इससे आप, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे। कुटीर वन
पशु विहार किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश है, जो चंबा जिले में पड़ता है। अगले प्रश्न को पढ़ा है, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले को वलय को, यानी जो छल्ले हैं वलय, इनके खोज से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, गैलीलियो। गैलीलियो ने इनके शनि ग्रह के वलय को खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिरोजाबाद ग्लास के लिए, बैंगल्स के लिए फेमस है, ठीक है। भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है, ये भी सही है। जालंधर खेल सामग्री के लिए फेमस है, ये भी सही है। सांभर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सांभर जो है नमक के लिए फेमस है, नमक नमकीन झील के लिए फेमस है, खारे पानी के। हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो फेमस जगह है जयपुर और सांगनेर, ये दो जगह है हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है। अगले प्रश्न को पाए, निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। इसका ऑप्शन है 1 प्राकृतिक है, सही है। घास का मैदान, ये भी प्राकृतिक है। झील, ये भी प्राकृतिक उदाहरण है। तो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो धान का खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अगले प्रश्न के ऊपर आए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किए गए थे, 18 अक्टूबर 2010 को किए गए थे। अगले प्रश्न को पढ़ाते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी किस देश ने प्रारंभ किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया ग्रीन आर्मी। पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये जब भी एग्जाम में देंगे तो प्रश्न उसी एग्जाम मंथ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं जिस मंथ में एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर 22 अप्रैल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न हो जाता है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न के ऊपर आए, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों के सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन से आ सकते हैं। यहाँ पर उत्पादक कौन है? घास। तो यहाँ पर सी तो ऑप्शन में नहीं होगा, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गए। अब आते हैं घास के ऊपर। तो घास उत्पादक हो गया, टिंडा प्रथम श्रेणी में आ गए। उपभोक्ता हो गया, यदि बात करें सर्प, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। मेढक ये आपका द्वितीयक होगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, बी के ऑप्शन देखें तो घास, टिंडा, मेढक, सर्प, ये सही क्रम है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी। अगले प्रश्न को ऊपर आए, सेदाई फ्रेमवर्क परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण के रोड मैप 2015-30 के तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। देश में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? ये प्रश्न को ऊपर आने से पहले कुछ हमें फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। एनएसएसओ को जो स्थापना हुए थे 1950 में स्थापना किए गए थे। इसका जब उस समय मुख्यालय जो थे कोलकाता में मुख्यालय एनएसएसओ के थे। सीएसओ को जो स्थापना किए गए थे, सीएसओ की स्थापना किए गए थे 2 मई 1951 को राष्ट्रीय आय समिति के सिफारिश पर किए गए थे। राष्ट्रीय आय समिति के सिफारिश पर किए गए थे। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महानव लोबिस, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष से इन्हीं के किए गए थे। और सीएसओ को 1 जनवरी 2015 को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। सीएसओ को जगह पर आप जो पहले आंकड़े सीएसओ जो जारी आंकड़े करते थे, गरीबी संबंधित आंकड़े जारी करते थे सीएसओ, अब इसे मर्ज कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया 23 मई 2019 को एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया। ये आंकड़ा जो जारी करता था, ये आपका आंकड़ा बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी करते थे एनएसएसओ, जिसका मुख्यालय था कोलकाता। अब इसका मुख्यालय हो गए, एनएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में, सीएसओ के मुख्यालय थे नई दिल्ली में, और एनएसओ जब 1950 में गठन हुए थे उस समय मुख्यालय थे कोलकाता में। अब एनएसएसओ को मुख्यालय या एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया एनएसओ में, जिसका मुख्यालय अब नई दिल्ली में है। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि इस प्रश्न में हमें एनएसओ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो एनएसओ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएसएसओ। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, यदि एनएसओ ऑप्शन में होता तो राइट आंसर आपका हमेशा एनएसओ के ऊपर जाना है, राइट आंसर एनएसएसओ नहीं होगा यदि आपके ऑप्शन में एनएसओ दिया हुआ है तो। अगले प्रश्न ऊपर आए, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी के अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की थी? तो वाई की अलग समिति ने निर्धारित की थी। वाई की अलग समिति ने कैलोरी के जो शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया था, इन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने निर्धारित किया था 2100 कैलोरी, और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया था 2400 कैलोरी।
अगले प्रश्न ऊपर है, भारतीय प्रतिभूत विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो प्रतिभूत विनिमय का मुख्यालय जो है मुंबई में, और इसके जो गठन किए गए थे 1988 में गठन किए गए थे, और संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हो गए 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गए। सेबी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, सेबी के प्रथम अध्यक्ष आप याद रख सकते हैं S.A. दवे, जो प्रथम अध्यक्ष थे सेबी के। अगले प्रश्न के ऊपर है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किए गए थे? तो 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किए गए थे। अगले प्रश्न ऊपर है, प्लांक नियतांक का ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका जूल सेकेंड होता है इसका ऐसा यूनिट, तो ये इज ए राइट आंसर। और यदि यहाँ पर याद रख सकते हैं आप, प्लांक नियतांक के जो मान होता है इसे एच से डिनोट किया जाता है, इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसका मान होता है। अगले प्रश्न ऊपर, दो धातुओं का सोल्डर किस गुण के कारण संभव हो पाता? तो ये आसंजन के परिणाम संभव हो पाता। अगले प्रश्न ऊपर, वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो खगोलीय दूरदर्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न ऊपर है, प्रकाशीय दूरबीन के अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? तो वे दिन रात में दौरान काम कर सकते हैं, ये सही ऑप्शन है। वे बंद मंदाकिनियों को पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन में नहीं कर सकते, ये भी सही है। वे जब मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं, ये रेडियो दूरबीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी। अगले प्रश्न के ऊपर है, एक्स किरण किस प्रकार के तरंग है? तो एक्स किरण जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु की गति हमेशा कम होती है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है? तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों को प्रयुक्त किया जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण को संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। अगले प्रश्न को बनाए, एक माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? इसमें इसका एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएंगे इसमें डी। और 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर। 10⁻15 मीटर होता है 1 फेंटोमीटर, और 10⁻12 मीटर होते हैं 1 पिकोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप VVI स्टार मार्क करके रख लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप इसे देखें क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होते ही है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान, जो गलत है। न्यूट्रॉनों की संख्या, ये भी नहीं है। परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ये सही है। इसका राइट आंसर परमाणु संख्या हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ाएं, आर्यन किस तत्व को रासायनिक चिन्ह है? तो आर्यन जो है रेडॉन का रासायनिक चिन्ह है। इसका जो परमाणु भार होता है 222, और परमाणु क्रमांक जो होते हैं 86। परमाणु क्रमांक को हमेशा जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है, और परमाणु भार को ए से डिनोट किया जाता है। ऐसी धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। इसमें से जब बात किया जाए, लोहा का प्रयोग किया जाता है, निकेल के प्रयोग किए जाते हैं, कोबाल्ट के प्रयोग किए जाते हैं, स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर इस यहाँ पर ऑप्शन बी जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी। अगले प्रश्न ऊपर है, कोई द्रव तब उबलता है जब उसका क्या बढ़ जाता है? तो ये आपका प्रश्न आपको ध्यान से अटेम्प्ट लेना चाहिए अपने हिसाब से, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वाष्प दाब में परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है तब, इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो जाए तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। अगले प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, प्राकृतिक बहुलक पूछा जा रहा है, तो सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, और यहाँ पर आप ध्यान रखने की चीज, बाकी एग्जाम्पल नाइलोन, PVC, पेकेलाइट एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। कार्बनिक यौगिक के संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न के ऊपर हम लोग आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वे सहज और ज्वलनशील नहीं है, बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझने की जरूरत है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं सहज ज्वलनशील होते हैं, परंतु इसका गलनांक और कथनांक जो होता है निम्न होता है। अगले प्रश्न के ऊपर आए, साबुन के कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह घोल और पृष्ठीय तनाव के कम करता है, तो ये इसका राइट आंसर।
इस प्रश्न को पढ़ा, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है एक सबसे मीठा शर्करा है और इसमें मोनोसैकेराइड शर्करा पाया जाता है और ये प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होते हैं। ठीक है, अगले अब इसे हम लोग एक तरह से फल शर्करा भी कहते हैं और लैक्टोज दूध में पाया जाता है। और जो माल्टोज है ये अनाज में पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको पता ही होंगे। सही सुमेलित कीजिए, तो ये प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन B1, इसका राइट मेल करेगा थायमिन में। विटामिन B2 इसका आपको मेल करेंगे राइबोफ्लोविन। और यदि B6 की बात करें तो ये पायरोडॉक्सिन हो जाएंगे। और B12 की बात की जाए तो सायोनोकोबालिन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ये जो मैच करेगा ये हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ाएं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो यहाँ पर सीधे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सीधे तौर पर यदि सर्पसरीप जो छिपकलियाँ सब आ जाते, सर्पसरीप आ जाते हैं या पक्षी वर्ग, ये सारे जो होते हैं यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे गौरैया। पक्षी के वर्ग और सर्पसरीप वर्ग के जितने भी जीव आ जाते हैं सारे यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अगले प्रश्न को प्रश्न पर आए, किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो ये प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे एक्टिन और मायोसिन। इसका जो काम होता है, जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें सिकुड़ कर और अंगों की गति प्रदान करने में ये मदद करते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन सा है? इस प्रश्न को भी अटेम्प्ट लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा मोनोसाइट, इसका राइट आंसर होगा 20 म्यू एम राइट इसका साइज होता है। अगले प्रश्न के ऊपर है, केंचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त प्रवाह किस ओर होता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर जो होगा अग्रगामी। तो इस प्रश्न हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, रुधिर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। रुधिर के रक्त परिसर्जन का खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। अगले प्रश्न पर आए, निम्नलिखित में से नर लिंग में हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आपको अटेम्प्ट भी लेना चाहिए। तो राइट आंसर होंगे टेस्टोस्टेरोन। अगले प्रश्न को पढ़ा है, संघ, राज्य और क्षेत्र के हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। तो किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? इस प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए और बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आप आसानी से गलती कर आएंगे, जैसे बहुत सारे लोग डायरेक्ट बिना सोचे संसद के ऊपर क्लिक करेंगे, पर ये आंसर आपका गलत होगा। अब क्या कहा जा रहा है? तो राज्यपाल जो प्रशासक होते हैं, किसी राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं, उनके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 239 के एक में इस चीज़ को उल्लेखित किया गया है। 239 का एक में उल्लेखित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर आए, राज्य के निर्वाचन आयुक्त के इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति विधि द्वारा हटाया जा सकता है? इस प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए और स्टार मार्क कर लें। राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की जो रीति द्वारा है, ये ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया। सेकंड, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी देख लिया। थर्ड ऑप्शन की देखें, मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, तो ये गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर जो होंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की जो रीति है, उसी रीति द्वारा किसी राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने की विधि। राइट आंसर ए हो जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय जो संविधान में उल्लेखित है उस निकाय को आपको बताना है? तो यहाँ पर राइट आंसर सिर्फ एक ही है, भारत का निर्वाचन आयोग। आरबीआई की बात करें, एक स्वायत्त संगठन है, संस्था है जो भारत के जितने भी बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उनको नियंत्रण करता है, रेगुलेट करता है। केंद्रीय सूचना आयोग ये एक संवैधानिक निकाय, इसका कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 2, सिर्फ केवल सी। अगले प्रश्न के ऊपर आए, और भारतीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया भाग 15 अनुच्छेद, ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अनुच्छेद भी याद रखिए 324 में,
324 से लेकर 329 इसी का उल्लेखित है, पर 324 में उल्लेखित किया गया भारत के निर्वाचन आयोग। तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को पढ़ाएं, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो पहला संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में। 1951 में जोड़े गए थे और इसमें 9वीं अनुसूची में इसे रख दिया गया और इसे भूमि सुधार कानून को किसी भी प्रकार की चुनौती ना दी जा सके, इसके लिए ऐसा किया। अगले प्रश्न को पढ़ा है, भारत के संविधान उद्देशिका में अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय प्रदान नहीं करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, सामाजिक भी सही है, राजनीतिक भी सही है और आर्थिक न्याय भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे डी, धार्मिक न्याय नहीं प्रदान करती। अब इसे आप क्रम में याद रखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये क्रम है और ये क्रम को आप हमेशा याद रखें। कभी भी इस तरह के प्रश्न यदि थोड़ा सा भी पैटर्न बदला जाए प्रश्न को पूछने के, तो बहुत सारी जगहों पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर बिहार के एग्जामों में इस तरह के इतने लेवल पर नहीं पूछे जाते। फिर भी आप क्रम याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में शायद इस तरह के पैटर्न पर पूछे जाएँ। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसका सही क्रम है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो इसका अटेम्प्ट आपको लेना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आप अटेम्प्ट ले रखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपातकालीन प्रावधान जो है एक एकात्मक दिखाता है, क्योंकि आपातकालीन शक्तियां जो है सिर्फ केंद्र के पास है, इसके प्रति राज्य सरकार के पास कोई भी किसी प्रकार की शक्तियां नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता ये तो दोनों के पास है। शक्तियों का विभाजन, राज्य सरकार के पास भी अपनी शक्तियां हैं और केंद्र सरकार के पास भी अपनी शक्तियां हैं, तो दोनों विभाजन है। पर आपातकालीन प्रावधान ऐसा है जो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और जो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाने होंगे तो वहाँ से जो प्रशासक है, जो राज्यपाल है, वो अपने विचार के आधार पर वहाँ पर स्थिति देखेगा और देखने के बाद और केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगा, उसके आधार पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। बहुत सारे वजह हैं, जैसे एकल नागरिकता आपको ऑप्शन में मिल जाए तो एकल नागरिकता हो जाएंगे। संविधान की जो भी सारी चीज़ है, ये जो चीज़ों है, जब नागरिकता हो गए हैं, आपातकालीन प्रावधान हो, जो एकात्मक दृष्टि से एकात्मक दिखाता है संविधान, भारतीय संविधान एक एकात्मक विशेषता बतलाती है। अगले प्रश्न को पढ़ाएं, किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया था? तो इस प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताता हूँ अब। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गैर सरकारी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया था वायसराय ने। अगले प्रश्न को पढ़ा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में राज्य पुनर्आयोग के गठन किए गए थे 1953 में और इसका जो सिफारिश किया था अध्यक्ष फजल अली की अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग के, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अगले प्रश्न को पढ़ा है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो इस आर्टिकल अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है और जो 18 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं किया जाए। जब तक राष्ट्रपति से आज्ञा नहीं ली जाए तो विदेशों से किसी भी प्रकार के उपाधि स्वीकार नहीं किए जा सकते। अगले प्रश्न को पढ़ा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। आप इसे अटेम्प्ट लें और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने अटेम्प्ट ले रखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से इसका लिया गया भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन को संरक्षक है, ये भी ठीक है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी। अब ये संबंधित है आर्टिकल अनुच्छेद 148 से संबंधित है। अगले प्रश्न के ऊपर है, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। किस हड़प्पा स्थल पर धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अटेम्प्ट ले रखा होगा। रंगपुर इसका राइट आंसर है और रंगपुर से ही यहाँ पर यदि बात करें, यहाँ पर धान की भूसी की मिली थी, कच्ची ईंटों का दुर्ग जो है रंगपुर में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैन धर्म का 5वां महावर्त किस तीर्थकार ने जोड़ा था? तो इस प्रश्न को
अटेम्प्ट आपको लेना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने पांचवें धर्म जो ब्रह्मचर्य है ये इन्होंने शामिल किया था। बाकी जो महाव्रत थे, 4 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने शामिल किया था। अगले प्रश्न के ऊपर आए, निम्नलिखित प्रश्नों में का मिलान करें। तो ये प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, बहुत ही आसान है। बस दीवाने खैरात नाम से क्या आता है? दीवाने खैरात एक दान विभाग है, तो डी का 2। दीवाने बंदगान यानी दास का है, तो इसका बी का 3। दीवाने अर्ज इसका क्या होगा? तो इसे भी आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, दीवाने अर्ज। और दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग से संबंधित है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है, दीवाने बंदगान दास विभाग से संबंधित है, और दीवाने खैरात दान विभाग से संबंधित है। और इसका राइट आंसर आप यहाँ ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? इस प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। औरंगजेब के समय कब सिख विद्रोह हुए थे? तो 1675 में सिख विद्रोह हुआ था। 1669 में जाट का विद्रोह हुआ था, और 1675 हो गए, 1669 हो गए। और आपको बता देता हूँ 1667 में अफगान विद्रोह हुआ था। इसके बाद बात की जाए 1686 में अंग्रेजों ने विद्रोह किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है औरंगजेब के समय, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये 1675 और 1669 जाटों ने विद्रोह की थी। ये और बी दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और ए और बी को आप ध्यान में रखेंगे। 1675 में सिखों ने और 1669 में जाटों ने विद्रोह किया था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? इसका अटेम्प्ट आपको लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट ले रखा होगा। तो 16 जून 1674 को शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था, और 14 अप्रैल शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी, अप्रैल 1680 को। अगले प्रश्न के ऊपर है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देवबंद आंदोलन के संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो देवबंद आंदोलन किस संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है यूपी, पर इसमें से डी पर आप जा सकते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था ये हमें इंपॉर्टेंट है, और ये हमें जाननी चाहिए। तो इसका स्टार्ट हुआ था 1866 में उत्तर प्रदेश में। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था, कुरान और हदीस की शिक्षाओं को मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न को ऊपर आते हैं, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न को ऊपर आते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है हिटलर, हिटलर राइट आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं हम लोग, लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किस वर्ष किस गवर्नर के जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1854 में किए गए थे, 1854 में, और साथ में इसी के साथ में सार्वजनिक निर्माण विभाग, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था 1939 में। अब ये एमपी में पड़ता है, त्रिपुरी अधिवेशन। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर सीधे तौर पर यदि ऑप्शन में जाए तो स्वराज शब्द का प्रयोग सिर्फ कहा गया है, तो दयानंद सरस्वती के साथ जाएंगे। यदि प्रथम बार कांग्रेस ने, तो दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में किया था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और आने वाले एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह।
ये करंट अफेयर्स में भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया। तो ये प्रश्न को आप अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वैसे किसान, सीमांत किसान जिनकी भूमि जो जोत के लिए भूमि है 1 हेक्टेयर से कम है, तो वैसे आते ही इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1 हेक्टेयर सीमांत किसानों के लिए 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम है वैसे किसान आ जाते हैं। वैसे उसके बाद बात करें लघु किसान के तात्पर्य ये होता है कि लघु किसान वैसे किसान जो 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में उनके पास जोत के लिए भूमि है वैसे। और मध्यम किसान वर्ग आ जाते हैं 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में कृषि योग्य भूमि उनके पास होता है, तो ये मध्यम किसान वर्ग आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आप स्टार मार्क करके आप रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम, लघु किसान 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर मध्यम वर्ग के किसान के लिए जोत भूमि जो किसान कृषि भूमि योग्य है। अगले प्रश्न ऊपर आए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापक सुविधा केंद्र अवस्थित है। ये प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसका राइट आंसर है वाराणसी। जयमंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों में शेषशालम किस राज्य में है, तो ये आपको बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है, केरल में अगस्थामलाई है, और बात करें छत्तीसगढ़ में तो अचनाकर कामर है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अगस्त मलाई, और आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, और छत्तीसगढ़ में अचनाकामर। 74 प्रश्न नंबर को भी आप स्टार मार्क कर लें। फुल फॉर्म से संबंधित 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। ये इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए ब्रिटेन के साथ। किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, जो वर्ल्ड गेम एथलीट 2019 में पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न के ऊपर आए, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अटेम्प्ट लेना चाहिए आपका। इसका राइट आंसर हो जाता है दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है, तो ये प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। कोशिश करते हैं आप लोग, कोशिश करेंगे क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों को गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने की मदद करता है। ये भी सही है, जो उपभोक्ता है उनको पता चलता है जीआई टैग से कि इसका उत्पाद प्राप्त करने गुणवत्ता, इसके गुण क्या है, तो ये उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। ये भी सही है, जीआई टैग प्रदान करने के लिए उत्पादकों को आर्थिक समृद्धि मिलती है। ये भी सही है, किसी क्षेत्र के जीआई टैग प्राप्त हो जाते हैं किसी भी वस्तु को, तो वहाँ पर यदि बात करें उनकी आर्थिक समृद्धि, उसकी व्यापारिक हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है, और एक उत्तम किस्म का एक ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए 2 3 1 2 3, यानी राइट आंसर डी। हाल ही में अजीत जोगी के निधन हुआ है, तो ये प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। जोगी के निधन हुआ वह किस राज्य के हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे छत्तीसगढ़। स्पैरो पोर्टल निम्न से किससे संबंधित है, इस प्रश्न को भी आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु स्पैरो नामक एक पोर्टल लॉन्च की गई है। किस राज्य सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है, तो इसका प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसका राइट आंसर है केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ाएं, पर्यावरण वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारतीय वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 पेश की गई। इसमें भारत कौन सी रिपोर्ट पेश की गई है, तो इसका राइट आंसर है 16वीं रिपोर्ट पेश की गई है। 16वीं रिपोर्ट इसमें पेश किए गए। ये जो लाए जाते हैं हर 2 वर्ष के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 84 नंबर पर हम लोग प्रश्न पर आए, कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रांड स्लैम लॉन टेनिस खेल के स्थगित किया गया, तो ये प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसका
विमल्डन। दो शहरों गुज ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये शहर किस राज्य के? तो इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। अब इससे पहले अगले प्रश्न पर है, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इस प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। पृथ्वी के अवलोकन के लिए उपग्रह अमेजोनिया एक जिस वर्ष 2020 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश का उपग्रह? तो ये ब्राज़ील का उपग्रह है, राइट आंसर। और इसका लॉन्च जो किया गया था 2021 में लॉन्च किया गया, वर्तमान में जनवरी के महीने में ही लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न के ऊपर आए, यूरोपीय संघ के संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कमी लाने के लिए लक्ष्य रखी गई है? इस प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसका राइट आंसर है 60% कार्बन को कम करने के लिए लक्ष्य रखे गए। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 में किस देश ने आयोजित किया गया? तो ये इसका राइट आंसर है सऊदी अरब में आयोजित किए गए थे। और आने वाला जो होगा, जो 16वां होगा, ये सॉरी हाँ 15वां 16वां जो होगा ये सम्मेलन इटली में होगा। और 18वां सम्मेलन 2030 में भारत में की जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव में 2020 में सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा महबूब आलम प्रत्याशी हैं, जो बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अब इसे स्टार मार्क कर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका मैसूर में, अशोकपुरम स्थित एक अण्णय भवन में इसे खोला गया। कर्नाटका मैसूर में खोले गए। सीधे तौर पर हम याद रखेंगे कर्नाटका मैसूर में। एशिया की पहली और सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र के एक कपड़ा मिल है जो परभणी में है। वहाँ पूरी तरह से 100 करोड़ की लागत से पूरी तरह से जो कपड़ा के उपकरण जितने भी हैं जो सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। आप कोशिश करें कि अटेम्प्ट लें। इसका राइट आंसर है बी, रफीक जकारिया। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को भी आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। 95 नंबर विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम क्या था? नर्स एंड डायबिटीज़। इससे जो मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग आए, निम्नलिखित में से कौन सा बोलिविया का राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? कौन बोलिविया के राष्ट्रपति बनाए गए, नियुक्त किए गए? इसका प्रश्न को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसका राइट आंसर है लुइस अर्से। और बोलिविया की राजधानी जो है लापाजा। वर्ष 2020 में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन सा? इस प्रश्न को भी आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसका राइट आंसर है NHAI। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न पर है, वैश्विक लोकतंत्र के सूचकांक में 2020 का भारत का स्थान कौन सा है? 2020 का पूछा गया तो यहाँ पर हम लोग 51 पर आएंगे, पर 2021 में भारत का स्थान 53वां है, 2 अंक नीचे फिसला है भारत। तो इसका राइट आंसर अभी 2021 के संदर्भ में जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 2021 के संदर्भ में पूछे जाएंगे तो इसका राइट आंसर 53 होंगे। और यदि बात करें 2020 के हिसाब से, 2020 के हिसाब से 51 भारत के लोकतंत्र सूचकांक में। अगले प्रश्न पर आए, अनुसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? इसे अटेम्प्ट लेना चाहिए। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। अगले प्रश्न के ऊपर आए, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र मिली है? और ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें ज्योग्राफी सेक्शन में भी, और इस द्वीप के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें। और ये प्रश्न, इसके ऊपर प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना होगी। इसका राइट आंसर है डी, सुलोक्सी द्वीप। और इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी कोशिश ये है कि बहुत जल्द आपको सारे के सारे अपलोड कर दिए जाए, पर कुछ काम होने की वजह से, कुछ डिस्टर्बेंस आने की वजह से जो वीडियोस रोज़ाना रिकॉर्ड होनी चाहिए ये रिकॉर्ड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्लो तरीके से वीडियो आपको अपलोड हो पा रहे हैं। अगले सेट भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। तो
तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।